नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल हम लोग 24x7 पर। जैसे कि हम पिछले अंक में चर्चा कर चुके हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर, और हमारी सभी चर्चा भारत के इतिहास को जानने के विषय पर है। तो आज का, जैसे हमने वादा किया था, आज जो चर्चा रहेगी भारत के प्रारंभिक राज्यों के ऊपर रहेगी। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं योगेश कुमार जी। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार। तो योगेश जी, जैसे हम पिछले बता चुके अपने दर्शकों कि आज का जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा इस अंक का, वो रहेगा भारत के प्रारंभिक राज्य। हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे भारत के प्रारंभिक राज्य कौन से थे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो योगेश कुमार जी, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये राज्य जो शब्द है आखिर क्यों मनुष्य को इसकी जरूरत पड़ती है, और क्यों राज्य, अपना राज्य का क्या महत्व है मनुष्य के जीवन में। तो आप राज्य पे थोड़ा सा पहले प्रकाश डालेंगे, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी विजय जी, राज्य हमारे एक राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ है और एक आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ शब्द है। तो अगर हम राज्यों को देखते हैं राजनीतिक रूप से, तो राजनीतिक रूप से राज्य एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जिसकी अपनी एक सीमा होती है और उसमें एक प्रकार से रहने वाले लोग होते हैं जो एक शासन प्रशासन के नियमों को मानते हैं। तो इस प्रकार का जो भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है वो एक राज्य कहलाता है। आर्थिक क्षेत्र भी कुछ इसी तरीके से हम मान सकते हैं कि जहाँ पे एक प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ हों, एक प्रकार के लोगों का संबंध दूसरे प्रकार के लोगों से हो, तो वो जो क्षेत्र कहलाता है वो आर्थिक राज्य कहलाता है। तो हम आज की जो चर्चाएं हैं वो राजनीतिक राज्यों पर आधारित है। तो मेरे ख्याल से हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो योगेश कुमार जी, भारत में जो प्रारंभिक राज्य थे जो रहे थे, तो वो किस नाम से प्रचलित थे, और उन मतलब कौन कौन से राज्य थे, किस रूप में हम मतलब राज्य को उस टाइम पे देखते हैं। जी, आज का हमारा ये जो अंक है वो इसी पर आधारित भी है। तो जब दर्शक हमारे जानते ही होंगे, तो भारत में जैसे ही लोहे का प्रयोग होता है, धातु का प्रयोग शुरू होता है, तो उस समय पे उत्पादन बढ़ता है और उत्पादन बढ़ने से राजनीति भी पैदा होती है, क्योंकि समाज इधर से उधर आना जाना और उनके संबंध, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। तो जब कोई नियम नहीं होगा तो इन सब काम को करने में बहुत दिक्कतें होंगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी ग्रुप होंगे जो काम नहीं करते हैं, तो वो उन रिसोर्स को पाने की कोशिश करेंगे। तो इससे अफरा तफरी मचेगी, एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर आक्रमण करेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक राज्य शब्द उसकी उत्पत्ति हुई और वो अस्तित्व में आने शुरू हुए। तो ये उत्तर भारत में जो स्थिति थी हमारे नए राज्यों की, वो स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है लगभग 600 BC, मतलब 600 ईसा पूर्व। तो 600 ईसा पूर्व में स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाते हैं। तो उत्तर भारत में लगभग 16 राज्य हमारे देखने को मिलते हैं। उनके लिए एक शब्द यूज करा जाता है, महाजनपद। इंग्लिश वाले लोग उसे महाजनपदा बोलते हैं। तो उत्तर भारत में लगभग 16 राज्य हमें ये बौद्ध साहित्य से और जैन साहित्य से मिल जाते हैं। अगर कुछ इन्हें लोग अलग से देखना चाहते हैं तो बौद्ध साहित्य में हमारे अंगुत्तर निकाय, एक निकाय का नाम है, तो उसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। तो हमारे प्रारंभिक जो राज्य हैं वो 16 हैं। उनके नाम अगर जानना चाहेंगे दर्शक, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे बिहार में अंग है, मगध हैं, काशी, मल, कौशल, पांचाल, फिर अस्मक, मत्स्य, सूरसेन, अवंती और गंधार, कंबोज और ये कुरु, इस टाइप के जो राज्य हैं लगभग 16 महाजनपदों में बटे हुए थे। तो इनका अपना एक अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र था उस समय पर। जी। तो योगेश कुमार जी, जो राज्य हैं आज हम जो चर्चा भी कर रहे हैं, इनकी क्या विशेषता मतलब रही है आज के वर्तमान में, हमें क्यों जानने चाहिए राज्य, इनकी उपलब्धियाँ क्या हैं आज के समय में हमारे लिए। जैसा कि आज पूरे विश्व पटल पर स्पष्ट रूप से राजनीतिक विभाजन देखने को मिलता है। पूरे अगर हम ग्लोब को देखेंगे अर्थ के, तो कहीं पर भी लाइन खिंची हुई नहीं मिलेंगी, लेकिन हम कहीं ना कहीं फिर भी राजनीतिक रूप से बटे हुए हैं। तो ये जो राज्य शब्द है ये उसी को एक प्रमोट करता है। तो हमारे हिसाब से आज का जो जीवन है हमारा, बिना राज्य के हम उसे नहीं देख सकते हैं।
और एक राज्य अगर हम उसमें रहने वाले लोगों की बात करते हैं तो उनकी अलग अलग प्रकार की ज़रूरतें होती हैं जो सामूहिक रूप से पूरी की जा सकती हैं। व्यक्तिगत रूप से हम शायद उसे पूरी ना कर पाए, तो उसमें राज्य जो है एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो मेरे ख्याल से राज्यों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, चाहे उसका हम सामाजिक स्तर से देखते हों या आर्थिक स्तर से देखते हैं या फिर और भी दूसरे प्रकार के इस तरीके के क्षेत्र हो सकते हैं हमारे, जो हमें राज्यों की ज़रूरत पड़ती है। तो राज्यों का एक बहुत बड़ा महत्व है आज के ज़माने में भी। जी, मैं योगेश कुमार चाहूँगा कि आप जो क्षेत्र हैं, प्रारंभिक राज्यों के क्षेत्र रहे होंगे, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। जी, जो अंग है, जैसे मैं नाम बता रहा था, तो अंग ये बिहार में भागलपुर का क्षेत्र है, उसके आसपास का क्षेत्र पड़ता है। फिर मगध है, मगध में गया और इसके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बारे में बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं काशी की, तो काशी सब लोगों को पता है, बनारस वाला क्षेत्र है और उसके आसपास के लोग हैं। फिर मल की बात करते हैं, मल देवरिया जो आजकल उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार और नेपाल की सीमा पे, पूर्वी क्षेत्र में, तो वो वाला क्षेत्र है। उसके बाद कौशल आता है। कौशल आजकल जो आधुनिक डिस्ट्रिक्ट था फैज़ाबाद, या कुछ लोग उसे अयोध्या के नाम से भी जानते हैं, वो वाला क्षेत्र है। इसके बाद हम बरेली वाले क्षेत्र के आसपास आते हैं, तो यहाँ पे जो बरेली का क्षेत्र है वहाँ पे हमें पांचाल क्षेत्र देखने को मिलता है। इसी तरीके से मथुरा में मत्स्य, फिर सूरसेन और अवंती, जयपुर के नीचे अगर हम चलते हैं, और जो मेरठ के आसपास का क्षेत्र है वो हस्तिनापुर यानी कि कुरुक्षेत्र है। और फिर ऊपर चलते हैं अगर हम जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ कंबोज एक राज्य हुआ करता था। और उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान का कुछ क्षेत्र मिला हुआ था जिसे हम गंधार के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे उत्तर भारत को कवर करते हैं राजनीतिक रूप से। आज भी अस्तित्व में देखने को मिलता है इनका, तो पुराने शहर आज भी उनके नाम पर हैं। जी, तो ये जो राज्य रहे थे योगेश कुमार जी, जैसे आज बात हो रही है भारत के प्रारंभिक राज्यों की, जी, तो ये राज्य व्यवस्था की शुरुआत भारत से हुई थी या फिर भारत से पहले भी जो इतिहास में पूरे विश्व में राज्य की जो व्यवस्था है वो पाई जाती थी? ये अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो राज्य समाज का एक स्वाभाविक गुण है। अगर हम भारत में इसकी बात करते हैं, इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, तो भारत में राज्य शब्द यूज नहीं करा गया है, भारत में महाजन पद यूज करे गए हैं। और ये जन शब्द जो है वैदिक समय का एक उत्पत्ति मान सकते हैं। वैदिक समय में जन जो हुआ करते थे, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, और उन कबीलों का नाम हुआ करता था उनके प्रमुखों पर, जो उनके पुरुष प्रधान रहे होंगे कभी, उनके नाम पे वो उनकी स्टार्टिंग रही थी। जब जन धीरे धीरे बड़े होने शुरू हुए, उनका क्षेत्र विस्तार होना शुरू हुआ, तो महाजनपदों में बदल कर आए हैं। तो हमारे यहाँ पे जो राज्य है वो उसी तरीके से देखने को मिलते हैं भारत में। लेकिन मैं जैसे बात कर चुका हूँ कि समाज का स्वाभाविक गुण होता है राज्यों की उत्पत्ति। ये ना व्यक्ति विशेष का कोई कार्य है, ना कोई और दूसरा कारण। ये हमारे जैसे ही हम समाज का निर्माण करते हैं तो ये धीरे धीरे से अपना आप से एक राज्य की उत्पत्ति की ओर ले जाता है। तो ये पूरे विश्व समय, जहाँ पर भी हम विश्व समुदाय की बात करते हैं, चाहे वो हम मिस्र इजिप्ट की बात करते हों, या हम बात करते हों मेसोपोटामिया यानी कि इराक ईरान के आसपास के क्षेत्र की, या फिर हम रोम के आसपास के क्षेत्र की बात करते हैं, तो इन सब जगह पे प्राचीन जो राज्य हैं वो देखने को मिल जाते हैं स्पष्ट रूप से। योगेश कुमार जी, मैं जानना चाहूँगा, भारत के प्रारंभिक राज्य थे जी, उनका रूप के बारे में आप कुछ बताएं। जैसे राजनीतिक गतिविधियाँ क्या रही होंगी, कैसे वो जीवन यापन करते थे, क्या क्या एक्टिविटी उस टाइम के लोग करते थे, एक बार रूप पर प्रकाश डालिए। मतलब उनकी शासन पद्धति क्या इस तो विजय जी, हम अगर इन राज्यों पर देखते हैं, जो हमारे राज्यों की शुरुआत हुई है वो दो रूप में देखने को मिलते थे, और ये जानना ज़रूरी भी है। जैसा आज हम बात करते हैं लोकतंत्र क्या है, या फिर हम बात करते हैं कि ये देश जो है पूंजीवादी है और ये समाजवादी देश है, तो उसी तरीके से उस समय पे भी कुछ राज्यों के रूप देखने को स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें दो तरीके हैं। एक पहला राजतंत्रात्मक राज्य हैं, जो राजा पर आधारित राज्य हैं। एक गणतंत्रात्मक है, जिसे हम आजकल रिपब्लिक कंट्री के रूप में जानते हैं। तो ये दोनों रूप उस समय पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाते हैं।
और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, राजतंत्र जो था वो निरंकुश था, उस पर कोई मतलब वो एक हायरार्की स्टाइल का था। राजा अपने आप में सब कुछ होता था, उसका डिसीजन इकलौता डिसीजन होता था। लेकिन गणतंत्र जो थे वो सामूहिक राज्य के रूप में एक व्यवस्था थी, उसमें एक दरबार होता था, उसके आधार पर वो डिसीजन लेते थे। तो जो हमारे प्रारंभिक राज्य रहे हैं उसमें दोनों व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं जी। तो क्या योगेश जी कभी ऐसा भी था कि भारत नाम का कोई राज्य रहा हो, या फिर तो थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, इसे दर्शकों को जानना भी चाहिए। भारत इन्हीं राज्यों का एक राजनीतिकरण है, और प्राचीन समय में भारत नाम का राज्य हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम वैदिक ग्रंथों की बात करते हैं, उनमें एक महत्वाकांक्षा दिखती है। जो लोग राज्य विस्तार की लालसा रखते हैं, वो लोग ऐसी कल्पना करते हैं अपने कबीले के नाम पर। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो राज्य थे वो छोटे छोटे कबीलों से उत्पन्न होकर और बड़े बड़े विस्तारित क्षेत्र में चले गए। तो इसी तरीके से एक कबीला हुआ करता था भरत नाम का। तो उसके जो लोग रहे होंगे उन्होंने एक कल्पना करी होगी कि भाई हमारा जो राज्य होना चाहिए, हमारा वो क्षेत्र होना चाहिए, वो कितना कहाँ तक होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके के जो हमारे महत्वाकांक्षी श्लोक हैं वो कुछ पुराणों में मिल जाते हैं। जैसे मत्स्य पुराण या वायु पुराण, इस टाइप के पुराण हैं कुछ, उसमें इस तरीके के श्लोक देखने को मिलते हैं कि जो भारत का राज्य होगा वो कैसा होगा। तो वो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक की कल्पना करते हैं कि पूरा क्षेत्र जो है भरत कबीले का होना चाहिए। तो ये एक कल्पना मात्र थी, वास्तव में ये बाद में अस्तित्व में आए। और अगर स्पष्ट रूप से देखेंगे तो भारत जो है 1947 में अस्तित्व में आता है। उससे पहले ये छोटी छोटी राजनीतिक गतिविधियों में बटा रहा है हमेशा। तो मेरे ख्याल से ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, और दर्शकों को जानना चाहिए कि हमारा भारत किस तरीके से अस्तित्व में आता है जी। योगेश कुमार जी, दर्शक भी जानना चाहेंगे और मुझे भी जानने की इच्छा है कि अगर राज्य, प्रारंभिक राज्य, जैसे मैंने जितनी जानकारी आपने दी उससे जाना कि राज्य बहुत अभिन्न अंग रहा है मानव सभ्यता का, तो क्या राज्य इंसान के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, या फिर राज्य नहीं होते तो क्या क्या कठिनाई इंसान को होती है, और राज्य होने से क्या क्या फ़ायदे इंसान को हैं? थोड़ा सा ज़रूर प्रकाश डालें। हाँ, ये इतिहास से थोड़ा हटके है और बहुत मूल्यवान क्वेश्चन है। और मैं दर्शकों से ये कहूँगा कि इस बात को वो जानने की कोशिश करें और अपने जहन में सजो कर भी रखें कि राज्य होता क्या है। अगर हम आज आधुनिक भारत में बात करते हैं, आधुनिक विश्व में बात करते हैं, या मानव समाज के आधुनिक समाज की बात करते हैं, उसमें राज्य क्या है, तो राज्य का दायित्व होता है कि वो मेरे जीवन के उन सभी महत्वपूर्ण जो हिस्से हैं उनका विकास करे। जैसे मेरा बौद्धिक विकास, मतलब मेरी शिक्षा की व्यवस्था, ये राज्य की जिम्मेदारी। मेरा स्वास्थ्य, मेरा शरीर, इसकी जिम्मेदारी राज्य की। मेरी आर्थिक गतिविधियाँ, मतलब मेरा पेट वो कैसे पलता हो, वो कैसे पलेगा, उसकी जिम्मेदारी राज्य की जिम्मेदारी। मैं अपने आप को कैसे और अलग अलग तरीके के लाइफ स्टाइल, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, पशु नहीं हूँ, खाली इतने भर से काम नहीं चल सकता मेरा, तो मेरे जीवन में और भी बदलाव आना चाहिए। मैं नई नई टेक्नोलॉजी प्रयोग करूँ, तो उसका जो प्रयोग करने की जो क्षमताएं हैं, जो अप्रोच है, जो मेरी पहुँच है वहाँ तक, उसमें मैं कैसे सक्षम हो पाऊँगा, ये सारी जिम्मेदारी आज के राज्य अपनी तरफ रखते हैं। अब ये कितने रखते हैं, किस तरीके से निभाते हैं, ये जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। तो वो देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसके कुछ लक्षण ज़रूर दिख रहे हैं। आप देखते होंगे सामूहिक रूप से पब्लिक जो सरकारी अस्पताल हैं वो देखने को मिल जाते हैं। हालांकि उनकी स्थिति उस तरीके की नहीं है कि हम उन्हें ये कहें कि राज्य वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। इसी तरीके से सरकारी स्कूल देखने को मिलते हैं। तो ये जो विचारधारा है सरकारी सिस्टम का, ये राज्य की जिम्मेदारी है। आज बहुत सारे देश ऐसे हैं, उसमें हमारा भारत भी इंक्लूड है, कि वो केवल कैपिटलिस्ट बनकर रह रहे हैं, वो पूंजीवादी व्यवस्था में जा रहे हैं। राज्य का कोई ऐसा दायित्व नहीं होता है कि वो एक लाभ के काम पर आधारित हो और उसे कोई काम करे और उसके बदले लाभ मिलता हो। मेरा मानना ये है कि राज्य जो हैं वो लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी पैदा करते हैं। पर दुख की बात है आज के ज़माने में तो मुझे लगता नहीं है कि राज्य अपनी भूमिकाओं को अच्छे तरीके से देख रहे हैं।
तो विजय जी, मैं एक बार फिर दर्शकों से ये कहूँगा कि वो राज्य की जिम्मेदारी को बिल्कुल समझें और अपने आप ना देखें, क्योंकि राज्य जो बना है उसमें मेरी भी उतनी हिस्सेदारी है जितनी बड़े किसी टैक्स पेयर की। मेरा भी उतना ही अस्तित्व है। टैक्स पेयर होना ना होना राज्य का वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक भिखारी भी उसमें टैक्स पेयर होता है, राज्य के निर्माण में उसका भी योगदान होता है। तो फिर उसके लिए राज्य की जिम्मेदारी है कि वो अपॉर्चुनिटी मुहैया कराए। तो एक बड़ा नाम है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जीवन में लोगों के राज्य का, लेकिन वो उस तरीके से देखने को मिले तो शायद बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल जी। तो आज हमने जाना कि भारत के प्रारंभिक राज्य कौन से थे, किस रूप में वो मिलते थे, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी योगेश जी ने हमारे साथ साझा करी। मैं आशा करता हूँ आप सभी को संतुष्टि मिली होगी, अच्छे से जान पाए होंगे कि भारत के प्रारंभिक राज्य कौन कौन से हैं। अगर फिर भी आपको कोई सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें, जिससे हम समय पर आपको उसका उत्तर दे सकें। इसी तरीके की महत्वपूर्ण खबरों व पारदर्शी विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी गुजारिश के साथ हम लोग 24x7 को अभी के लिए विदा। फिर मिलेंगे नए अंक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।